हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईसीआर जेआरएफ एग्जामिनेशन क्या होता है और ये किस प्रकार से कंडक्ट कराया जाता है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है। कंप्लीट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मेरे साथ आने अभी ज्वाइन करेंगे सुधीर सर। सो मोस्ट वेलकम सर। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर। सर टाइटल से पता चल रहा है कि आईसीआर जो पीजी है उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्या है, फेलोशिप का क्या सीन होता है, किस किस प्रकार से फेलोशिप मिलती है, कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होता है और बहुत सारी चीजें जो आईसीआर पीजी से रिलेटेड ए टू जेड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में तो मिलने सबसे वाली है। पहले कि आपका आईसीआर जेआरएफ क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी यूजी की अभी एग्जामिनेशन होती है। उसी प्रकार से एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए हमारा जो आईसीआर है वो एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। एग्जामिनेशन कंडक्ट एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, बट आईसीआर जो है वो हमारा काउंसलिंग करवाता है। आईसीआर जो कि हमारा मेन बॉडी है जो एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें जितनी भी हमारी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है उनमें 100% सीट के लिए होता है ये एग्ज़ाम। और जितनी भी हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ है उनके अंदर 25% जो सीट है हमारी वो इस एग्जामिनेशन से फिल होती है। जैसे कि अगर उसके अलावा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे कि हमारी आरपीसीएयू और रानी लक्ष्मीबाई जो हो गई, उसके अलावा सीएयू इम्फाल, उनके अंदर भी जो है 100% सीट है वो हमारे आईसीआर एग्जामिनेशन के द्वारा ही फुलफिल होती है। बिल्कुल। और आईसीआर एग्जाम्स में आपको सबसे बड़ा जो होता है ना रिवॉर्ड, वो मिलता है फेलोशिप और बेस्ट कॉलेजेस इन मतलब इंडिया, जो टॉप कॉलेजेस हैं, जो एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप्स हैं, उनके बारे में आपको उनमें पढ़ने का मौका मिलता है और आपके पास मिलती है फेलोशिप जो आपको एकेडमिक जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आईसीआर के थ्रू आपके पास मेजरली जिस तरीके से आप एडमिशन लोगे तो आपके पास 3 स्कॉलरशिप्स आप अवेल कर सकते हो। 3 से ज़्यादा भी होती है बट बेसिकली आपके पास मेजरली 3 है। सबसे पहला जो आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप है। आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप में आपको मंथली मिलते हैं अगर आप टॉप रैंक्स में आते हो। लेट्स से आपने आईसीआर जेआरएफ का आईसीआर पीजी का एग्जाम दिया, उसमें आपने टॉप रैंक अचीव की, तो आपके पास आईसीआर पीजी का अवार्ड लेटर आता है और उसके थ्रू आपको 12,640 12,640 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर लेट से आप गलती से टॉप रैंक्स में नहीं आए तो आपके पास जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो मिलेगी एनटीए स्कॉलरशिप। अगर आप लेट से अपने डोमिसाइल स्टेट से बाहर हो, जैसे मैं राजस्थान से हूं, मैंने राजस्थान से बाहर कोई कॉलेज ली तो वहां मुझे मिलेगी एनटीए स्कॉलरशिप, वो होगी 5,000 पर मंथ। अगर मैं डोमिसाइल स्टेट के अंदर हूं तो मुझे जो आपकी एनटीए स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी। और लास्ट स्कॉलरशिप है आईआरआई स्कॉलरशिप, जो सिर्फ और सिर्फ आईआरआई के स्टूडेंट्स को मिलती है सर। हाँ, आईआरआई स्कॉलरशिप एक्चुअली क्या है, कुछ डिविजन्स में जिनकी जो है आई मोस्टली जो आईआरआई में एडमिशन लेते हैं उनको वैसे तो हमारी पीजीएस स्कॉलरशिप ही मिल जाती है, बट उसके बावजूद भी जैसे कुछ डिविजन्स है उनमें सीट नहीं होती है हमारी। जैसे कि जो जैसे कि मेन हमारा सॉइल साइंस से हम दे रहे हैं, फिजिकल साइंस है तो उसमें सॉइल साइंस ले लिया उसको तो मिल जाएगी। बट कई बार जो हमारे जैसे एग्रीकल्चरल फिजिक्स हो गया उसमें एडमिशन होता है तो उनको नहीं मिलती है, तो वहाँ पे आईआरआई जो है वो 7,000 रुपये पर मंथ देती है। ये केवल आईआरआई के स्टूडेंट्स जो होते हैं मेन हब में है जो नई दिल्ली में है वहाँ पे मिलते हैं उनको। उसके अलावा जितने भी हब्स में जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों को ये फेलोशिप मिलती है। बिल्कुल। उसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप भी आपको तभी मिलती है जब आप रेगुलर अपनी जो ओजीपी है उसको मेंटेन रखते हो, आपके कोई भी बैक नहीं आती है। अगर आपने एमएससी में एडमिशन ले लिया इसका ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको फेलोशिप मिलेगी। अगर आप वहाँ पे रेगुलर अच्छा स्कोर करोगे सभी सब्जेक्ट्स के अंदर तभी वो मिलेगी। अगर आप बीच में कहीं पे भी आपके बैकलॉग लग जाता है किसी सब्जेक्ट में तो वहीं पे आपकी फेलोशिप रोक दी जाएगी। तो क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं। सबसे जो रिक्वायरमेंट है हमें पता है कि ग्रेजुएशन इसके लिए रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा जो सबसे मेन कन्फ्यूजन होता है सर वो होता है ओजीपीए को लेके। तो ओजीपीए की हम बात करते हैं तो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस से। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 6.60, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ जिनके 6.5 है, 6.4 है, वो भी रुक जाते हैं। तो 6.60 आपको ओजीपी होनी पड़ेगी अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में हैं। अगर आप एससी एसटी में हैं या आपका कोई दूसरी पीडब्ल्यूडी आपकी कैटेगरी है तो 5.60 ओजीपी आपकी मिनिमम होनी चाहिए। तो आप सोच लो कि आपको शुरुआत से आपके जो एकेडमिक्स है, जो आपके नंबर्स हैं, उस पे फोकस करना पड़ेगा अगर आपको आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम देना है। ऐसा नहीं कि लाइटली ले लिया, लास्ट 2 सेमेस्टर में देख लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एटलीस्ट 6.60, सेफ साइड पे 7.0 आपको लेके चलनी पड़ेगी ताकि आप एटलीस्ट एग्जाम में सिट कर पाएं। सिलेक्शन तो बाद की चीज है। एज लिमिट कुछ भी नहीं है, मतलब 19 सभी लोग, मतलब इवन बीएससी में एडमिशन लेते हैं तभी आप 19 साल के हो जाते हो। तो 19 साल जो है 19 मिनिमम एज होनी चाहिए जो आप सभी लोगों की होती है, बच्चे तो होते नहीं हो मतलब। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या शेड्यूल होता है मेनली इस हम्म। एग्जामिनेशन का, कब कंडक्ट कराते हैं। आप सभी को पता है कि एनटीए जो हमारा नेशनल जो जो
क्या है टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। और मेनली अराउंड मई के अराउंड जो है इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में एग्जामिनेशन, जैसे अभी 2025 के अंदर तो पहले ही आईसीआर ने नोटिफिकेशन निकाल के बता दिया कि 3 जुलाई को जो है वो एग्जामिनेशन कराया जाएगा। बट मोस्टली जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में मोस्टली एग्जामिनेशन हमारी होती है। बिल्कुल। टोटल जो ड्यूरेशन होता है हमारा एग्जामिनेशन का वो 120 मिनट होता है। एग्जामिनेशन का जो लैंग्वेज होती है वो ओनली इंग्लिश होती है, हिंदी के अंदर पेपर नहीं आता है। मैं आप सभी को फिर से बता दूं, टोटल जो सब्जेक्ट है, जो हम मेजर ग्रुप की बात करते हैं, 20 मेजर ग्रुप होता है जिनके अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। उसके अलावा इन सब में सब सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो वो है 81, इनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई जैसे हमने बोला ना कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो हाँ एग्जाम पैटर्न आपको पता है सिर्फ और सिर्फ सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 120 मिनट्स मिलेंगे आपको, एमसीक्यू बेस्ड होता है और आपको 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन का अगर आप सही करते हो तो प्लस 4 मार्क्स है, अगर आप छोड़ते हो तो 0 है, और अगर आप नेगेटिव करते हो तो 1/4 मतलब 4 का 1/4 -1 नंबर है अगर आप नेगेटिव करते हो तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। और जो मोड है जैसे सर ने बताया सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होता है, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं एक जनरल सी आपके पास सजेशंस है कि आपको मतलब इस पे भी काम करना पड़ेगा इन, अगर आप आईसीआर एग्जाम्स को देना चाहते हैं। और इस इसको अपने इंग्लिश लिमिटेशन तो मत मस्ट समझो, है कोई मस्ट। इंग्लिश इज जैसे लैंग्वेज, वो आपको आपने नॉर्मल पढ़ा भी होगा अभी तक, हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा लेकिन हो आ जाएगा, विद टाइम आ जाएगा और आप इस चीज में भी आराम से कर लोगे। वी और बिलीव इन इससे दैट। भी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, जैसे हमने बता दिया कि 20 डिसिप्लिन में आप कर सकते हैं। तो 20 डिसिप्लिन को आप सेलेक्ट कैसे करोगे? बहुत सी जो मेजर प्रॉब्लम है वो सब्जेक्ट को चूज़ करने में आती है। तो उसके लिए ऑलरेडी जो है हमने हमारा जो वीडियो है वो आईआरआई वाला आपको चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप जाओगे तो वहाँ सर्च करोगे, उसमें हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले। तो अब हम बात करते हैं कि पहला जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो मेनली सभी के दिमाग में होता है कि क्या अपीयरिंग स्टूडेंट जो बीएससी थर्ड ईयर में क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या फोर्थ ईयर में वो अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, जो थर्ड ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो फोर्थ ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एडमिशन जो है वो जो फोर्थ ईयर में है जिनके पास पीडीसी होगी, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग उन्हीं को दिया जाएगा। अगर आपके पास पीडीसी नहीं है, मतलब प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो है वो केवल टेस्ट करने के लिए आप दे सकते हो एग्जामिनेशन की। एक बार होता है ना कि पेपर कैसा आता है, आप रियल टाइम एक्सपीरियंस वहाँ पे करते हो, तो आपको अगर आप पहले से प्रिपरेशन अपनी कर रहे हो तो जिस सब्जेक्ट से भी आप वो पेपर दे सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है, जो लगातार हमने कम से कम 5 से 6 वीडियो में इस चीज़ पे हम बात कर चुके हैं, बट उसके बावजूद भी पता नहीं स्टूडेंट मानते क्यों नहीं है। उनको रिटर्न में चाहिए कोई हम एफिडेविट पे लिख के दे कि 100 रुपये का सर स्टाम्प पेपर पे आप ये लिख के लाइए, नीचे आप अपने साइन कर दीजिए, तब हम तो मानेंगे कि प्राइवेट वाले स्टूडेंट को भी अलाउ कर दिया गया है। यार एग्जाम्पल आपके सामने है, सुधीर सर जो है उनकी ग्रेजुएशन प्राइवेट से, पोस्ट ग्रेजुएशन उनकी प्राइवेट से, उसके बाद में आईआरआई में एडमिशन लेते हैं वो किसके थ्रू? आईसीआर एसआरएफ एग्जामिनेशन के थ्रू। वो कब ले पाए? जब अप्रूव्ड थे, जब एलिजिबल थे तभी तो लिए। और सुधीर सर जैसे कई एग्जाम्पल अब तो आईआरआई के अंदर जो कि जिनकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से थी, तो वो एलिजिबल है। आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, आपके सामने है। अब हम लिख के तो दे नहीं सकते, अब हमने प्राइवेट बोल दी। यूनिवर्सिटीज के लिए सर एक ही लिमिटेशंस है कि वो खुद समझ लेते हैं कि मैं आईसीआर जेआरएफ एग्जाम नहीं दे सकता, और कोई हाँ, लिमिटेशन नहीं है, आप दे सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। एक्रीडेशन और जैसा आपको अब कुछ भी नहीं हाँ, है इसमें। और आईसीआर खुद बोलता है कि एक्रीडेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो भी बच्चा जिस भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वो अप्लाई कर सकता है, बस उसके नंबर आने चाहिए, कोई नहीं रोकेगा उसको एडमिशन। जब आईआरआई जैसी यूनिवर्सिटीज नहीं रोक रही तो बाकी यूनिवर्सिटीज कोई नहीं रोकती है। इनिशियली कुछ केस हुए थे, वो भी अब सॉल्व हो गए हैं। अब कोई भी आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी की वजह से कोई बैरियर नहीं लगेगा अगर आप आईसीआर एग्जाम्स में सेट करना चाहते हो तो। आप तो ओजीपी अपनी मेंटेन रखो और अपना माइंडसेट आप क्लियर रखो और आप प्रिपरेशन सब्जेक्ट करो। चूज करो और तैयारी शुरू करो यार। उसके बाद एक सर क्वेश्चन आता है कि मैं 6 महीने में तैयारी कर लूंगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा, जैसे हमने कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू भी डाले हैं कि 6 महीने में कैसे तैयारी करें। थोड़ा स्मार्ट स्टडी तो करनी पड़ेगी, जो लोग 1 साल से कर रहे हैं उनसे तो थोड़ा आगे जाने के लिए 6 महीने थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो 6 महीने में कैसे तैयारी करनी है उसके वीडियोस भी हैं, जिसको आप 6 महीने में मतलब सर वो तैयारी कर पाते हैं जिनका बेस स्ट्रॉन्ग है। जिन्होंने इट्स बीएससी लाइक में कुछ पढ़ा है। ये तो वो वाली बात हो गई सर, जैसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में किया यूपीएससी क्लियर, भाई वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में किया तो फिर सब लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लोग तो 10-10 अटेम्प्ट में भी नहीं कर पा रहे हैं और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर जा रहे हैं। तो उसका रीजन है कि उनका बैकग्राउंड ऐसा रहा है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट से नहीं किया,
उनका अटेम्प्ट डिसाइड हो चुका था जब वो 5th 6th क्लास में थे, तभी उनके पेरेंट्स उनको उसी डायरेक्शन में पढ़ा रहे थे जो कि उनको उस एग्जाम के लिए हेल्प करे। ट्रू। उसी प्रकार से जो 6 महीने में तैयारी करते हैं उनके बेसिक्स क्लियर होते हैं बेटा। वो बीएससी फर्स्ट ईयर से ही अपना जो है सब्जेक्ट को जो है क्लियर करके चलते हैं सभी सब्जेक्ट को, तो उनको इतना फिर लास्ट में सिर्फ उनको जो मेन बुक है वो आराम से कवर कर लेते हैं। सो 6 महीने के चक्कर में मत पड़ो, पूरा साल 1.5 साल दो, क्योंकि साल 1.5 साल दोगे तो आपको कभी वो भी नहीं रहेगा कि यार मैं खुद में गलत था, मैंने तैयारी की थी, मैंने मेहनत की थी। आप कम से कम खुद को सेटिस्फाइड तो रहोगे। वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स में सर वो एक कहावत है ना कि कुछ फर्क नहीं है वो अंत तक लड़ाई नहीं हारने में और अंत तक सब कुछ जीत लेने में। सही तो बात। एटलीस्ट आप जंग लड़ो लास्ट तक। सिलेक्शन होना है या नहीं होना है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो डिसाइड करेगा जो 2 घंटे में आपने क्या परफॉर्म किया है। वो 2 घंटे परफॉर्म वो मैटर करते हैं कि आपने 1 साल क्या तैयारी की है। पर कहीं ना कहीं फिर भी हम ऐसे बोल सकते हैं, हम डायरेक्टली हम ये नहीं बोलेंगे लक मैटर करता है, बट कहीं ना कहीं कुछ हद तक मैटर करता है। बट आप उसके बारे में पहले मत सोचिए, अगर आप तैयारी करते हैं तो वो भी आपके साथ होगा। और नेक्स्ट वही ला बात थी कि एक आप कर क्वेश्चन, सकते हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन और बच जाता है कि आपके पास अगर आप जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो क्या आपको कोचिंग की ज़रूरत है? ऑनेस्टली बोलें तो कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल। कोई भी लिमिटेशन नहीं है। क्या पहले जब कोचिंग्स नहीं थी तब क्या सिलेक्शंस नहीं होते थे? होते थे ऑब्वियसली। और सर आईसीआर जेआरएफ में अगर सिलेक्शन होंगे सर, मैं ये बोलता हूँ तो सर, सेल्फ स्टडी से होंगे। नहीं सर, मैं उस कोचिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कोचिंग। कोच सर, कोच की तो रिक्वायरमेंट है, मेंटर, हाँ, आपको कोच की मेंटर तो चाहिए रिक्वायरमेंट है। जो आपको ये बता दे भई ये बुक्स पढ़नी है, इस तरीके से पढ़नी है, हम्म। यहाँ से प्रैक्टिस सेस आपको लगाने हैं, आपको मॉक्स ऐसे लगाने बस। आपको ऐसे नहीं कि भई कोचिंग ही आपको जेआरएफ रैंक दे देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम्म। आप ऑनेस्ट ऑनेस्ट आंसर चाहिए। एज़ अ सीनियर, एज़ अ बिग ब्रदर आपको बता रहे हैं कि आपको बस सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी जो आपको डेडिकेटेड मैटर है वो, क्योंकि आपको गुमराह नहीं होना यार। कभी-कभी क्या होता है कुछ लिमिटेशंस लग जाती है। आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से ये देखो कि भैया मुझे ये बुक्स पढ़नी, मुझे किसी ने बता दी, हो सकता है कि हमारे वीडियोस ने बता दी, हो सकता है हमने बता दी, हो सकता है आपके कोई जो टॉपर्स जिस के इंटरव्यू देखिए टॉपर्स के आप, इंटरव्यू उसके बाद में देखो। देखिए कैसे उन्होंने तैयारी की थी अपनी, कितनी बुक्स कब उन्होंने स्टार्ट की थी, वो सब आप देखेंगे तो आपके वो क्लियर होगा। और तो वो टॉपर्स चीज़ आप, वीडियोस के लिए आप देख सकते हैं आईरे वाला पे। हाँ, हमारे आप चैनल पे जाएंगे तो एक द आईआरआई वाला शो नाम से है, तो वहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं। बट उसके अलावा मैं एक और एड ऑन करना चाहूँगा सर, हाँ जी। जैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं, लेकिन जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो कि हिंदी मीडियम से आते हैं, जब वो, चलो ठीक है, स्टार्टिंग में उन्होंने बुक लिस्ट भी देख ली और वो अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देते हैं, पर दिक्कत होती है उनको कि सेल्फ स्टडी करते हैं तो इंग्लिश में पहले प्रॉब्लम थी तो वो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। हाँ, वो लोग जो है, कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हो जो कि जिसके अंदर आप मेंटर का पहले देखिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या उन्होंने भी आईसीआर जेआरएफ की तैयारी की थी, क्या उन्होंने एसआरएफ की जो है क्या उनका क्लियर है, वो सब कुछ आप देखेंगे। उसके बाद में आप चूज कीजिए, अच्छे मेंटर को चूज कीजिए, अच्छे इंस्टीट्यूट को चूज कीजिए, तो आप कर सकते हैं। हम सब लोगों के लिए ऐसे नहीं बोल रहे कि सब लोग ही सेल्फ स्टडी से आ सकते हैं, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है, बट कुछ लोगों के लिए होता है कि जैसे हम बराबर तो नहीं होते हैं पढ़ने के अंदर, तो कमजोर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो इंस्टीट्यूट होता है ना कोई भी, पर वो भी वही लोग कर पाते हैं जो रेगुलरली जो है जो फॉलो करते हैं, मतलब जो जो उनके टीचर जो बोलते हैं, जो उनके बड़े भाई जैसे मेंटर होते हैं जो बोलते हैं, जो उनकी बात मानते हैं, केवल उन्हीं का उसमें भी सिलेक्शन हो पाता है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप आईआरआई वाला को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे आईआरआई वाला को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर मोस्टली जो टॉपर्स इंटरव्यू हो वो हम यहाँ पे शेयर करते हैं। अभी रिसेंटली हमने टेलीग्राम चैनल हमारा स्टार्ट किया है जहाँ पे हम डेली क्विज कराते हैं, ताकि जो आईसीआर जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी डोमेन के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, ऑलरेडी 4 जो डोमेन है उसमें हम स्टार्ट कर चुके हैं, ताकि वो प्रिपरेशन में मदद मिले, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और उसके अलावा भी जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वो नहीं मिलते हैं सर, मोस्टली पेपर नहीं मिलते हैं, राइट। तो वो पेपर भी अगर आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, उसके बाद में मीडिया डॉक्स और अलग अलग यहाँ पे आप हमारा चैनल खोलोगे तो डॉक्स जो हमारा फॉर्मेट होगा उसमें आप ऊपर जाके देखोगे तो अलग अलग सब्जेक्ट के जो ईयर वाइज आपको पीपीटी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर वहाँ पे पेपर मिल जाएंगे, तो आप उनका आप एनालिसिस कर सकते हो। और इसके अलावा भी आपके पास हो सकता है कि कुछ आपकी क्यूरीज बच गई होंगी, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ऐसे बिना ना जाएँ, क्योंकि हो सकता है आपकी क्यूरी किसी और की क्यूरी भी हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या कैसा लगा, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, तो आप इसके बारे में फीडबैक ज़रूर लिखें। और अभी तक अगर आपने हमारी फैमिली आयरे वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जूनियर्स को शेयर करना, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करना है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। इसी के साथ रोहित सर के साथ मैं सुधीर विदा लेते हैं इस वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।
जय भारत, जय जवान, जय जय किसान। किसान। थैंक यू।